बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 35 पढ़ेंगे, जिसमें हमने बुक 2 का चैप्टर नंबर 5 जो कि हैलोजेंस और नोबल गैसेस के साथ एसोसिएटेड है, उसके बारे में डिस्कस करना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस वक्त बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 बुक 2, जिसमें हमने दो ग्रुप्स को पढ़ना है, ग्रुप 7A, ग्रुप 8A। ग्रुप 7A हैलोजेंस का है। मैंने एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में मौजूद जितना भी डाटा है ग्रुप 7A का, उसको एलाबोरेट किया है। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम एनालाइज करेंगे और हर वो पॉइंट जरूर देखेंगे जिससे किसी भी तरह से सवाल एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा सकता है। सो अभी व्हाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने ग्रुप 7A हैलोजेंस के सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा। सिंपल सी बात है, लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, हमें पता होना चाहिए, हमें ज़रूर रिवाइज करना चाहिए कि हैलोजेंस ग्रुप 7A मेंबर्स, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो 7 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दैट इज NS2Np5। इसमें ऑक्टेट पूरा होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका S सब शेल भी कंप्लीट है और P सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो NS2Np5 इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा जो हैलोजेंस जो सॉल्ट फॉर्मिंग है, हैलोजेंस मीन सॉल्ट फॉर्मिंग, ये जो तमाम एलिमेंट्स अब उनके बारे में बात करते हैं। हमें पता है कि इस ग्रुप में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। जब हम बात करते हैं हैलोजेंस की तो जनरली हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही की बात करते हैं। एस्टाटीन की प्रॉपर्टीज को इसलिए डिस्कस नहीं किया जाता कि हम जानते हैं दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस भी नहीं किया गया हमारे सिलेबस में। सो हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के पर्सपेक्टिव में आयोडीन के साथ इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहले मैंने जनरल बात की, द हैलोजेंस, द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग। हमारे पास जो नेचर में सॉल्ट्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स के साथ इन एलिमेंट्स के हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। इससे एक और एमसीक्यू हमसे पूछ सकता है, बना सकता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं तो क्या ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिव नेचर, तो हमेशा कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को एलैबोरेट किया। इसी तरह एग्जिस्ट इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन एंड वी नो दैट। हमारे पास देखिए मैंने लिख भी दिया है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, या तो वो गैसेज हैं या वो सॉलिड्स हैं, लिक्विड स्टेट में सिर्फ ब्रोमीन पाई जाती है। तो ब्रोमीन लिक्विड फेज में आ गया, आयोडीन ग्रेश ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में आ गया। साथ में देख सकते हैं मैंने फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर दी हैं। फ्लोरीन गैस है, डेंसर गैस है, पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है और आयोडीन ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सामने आ गई। सो एमसीक्यूज में इन क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया जा सकता है। इनको पॉइंट आउट करने का मकसद और इस खास अंदाज में लिखने का मकसद इस एंट्रेंस टेस्ट के लेक्चर में यही है कि आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और क्वेश्चन को किसी भी तरह से मॉडिफाई किया जाए हमें उसका पता हो। वॉच दिस। अब हम बात करते हैं द फॉर्म द यूनी नेगेटिव आयन। ऑफ कोर्स इनके वैलेंस शेल को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर ये सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, तो इनके ऊपर कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +-1 से लेके, उसकी बात मैं करता हूँ 1 से लेके 3, 5 एंड 7 तक होती है। लेकिन हमारे पास ये जनरली अगर नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो दे आर यूनी नेगेटिव आयन। आयन की बात की ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज समथिंग एल्स, आयन यूनी नेगेटिव आयन होता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब अक्रंस के हवाले से हैलोजेंस की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में टेबल बना हुआ है, आपने उसको जरूर याद करना है। मैं हमेशा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब भी बात करता हूँ, किसी भी ग्रुप को पढ़ाया है, पहले तो मैंने कहा है कि बेटा आप लोगों ने उस टेबल में मौजूद जितने भी मिनरल्स और ओर्स हैं उनको याद करना है। वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि हेलाइट क्या होता है, आपने कहना है Cl, सिल्वाइट क्या होता है, KCl। तो जिस तरह भी ओर्स के नाम है, क्रायोलाइट क्या होता है, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड होता है। तो ये जितनी भी ओर्स के नाम हैं आप लोगों ने जरूर याद करने हैं और आप लोग इन तमाम ओर्स के नामों के साथ इनके फार्मूले भी याद करेंगे जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। सो
अक्रेंस में आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी हैलोजेंस हैं वो कंबाइंड स्टेट में, नेचर में, फ्री स्टेट में तो पाई नहीं जाती, कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। और जितनी भी हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अलावा अगर वो नेचर में पाई जाएं तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो पॉपुलर एमसीक्यू, वो कौन सा ऐसा हैलोजन है जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप में है? हम जानते हैं हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट्स। हमारे पास एक्सट्रीम राइट साइड पे पाया जाने वाला एक ग्रुप है नोबल गैसेस से पहले, जो कि रिएक्शंस में आता है। ये आयोडीन एक ऐसा हैलोजन है जो कि नेचर में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, आयोडेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, NaIO3, NaIO2 एटसेट्रा। तो उसमें आयोडीन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। तो आयोडीन नेचर में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, बाकी अक्रंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो ये जनरल बातें होगी। अक्रंस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आप चीज़ों को याद रखेंगे। इसके अलावा उस टेबल के अलावा कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने सामने लिख भी दिए हैं। द डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, इसकी मैंने अभी बात की। आयोडीन अकर्स नेचुरली इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने हाईलाइट भी कर दिया, इसको बोल भी दिया, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अकर इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्युबल हैलाइड्स, वेल हम जानते हैं NaCl, KCl, MgCl2 जितने भी कंपाउंड्स मेटल के साथ हैलोजेंस बनाती हैं उनको हम हैलाइड्स कहते हैं। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ द हैलोजन दे आर कॉल्ड एज हैलाइड्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब ये सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने एलाबोरेटेड किए और इस मोड में लिखने का एक पर्पस है कि आपसे इसमें से लिखी हुई हर लाइन के मुताबिक अगर एमसीक्यू बना के पूछा जाए तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज जो हैलोजेंस की हैं उनकी। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल इन फ्री स्टेट। अगर हम इन एलिमेंट्स को जो कि हैलोजेंस हैं फ्री स्टेट में डिस्कस कर रहे हैं तो हमने हमेशा पढ़ा F2 फ्लोरीन, Cl2, Br2, I2। तो हमारे पास अगर ये फ्री स्टेट में मोलेकुलर फॉर्म में अचीव किए भी जाते हैं तो दे अकर इन द डायटोमिक स्टेट, तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और चूंकि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर होते हैं, चाहे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आप जानते हैं सबसे ज्यादा 4.0, उसके बाद क्लोरीन हमारे पास 3.0, उसके बाद ब्रोमीन 2.8 और उसके बाद आयोडीन हमारे पास आती है दैट इज 2.5। लेकिन जब ये आपस में जब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस 0 होता है, दे आर नॉन पोलर अगर ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, आपने याद रखना है, बेसिक्स हैं। नास्टी स्मेल्स होती हैं, पंजेंट स्मेल होती हैं, ये रिएक्टिव भी होते हैं, मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्किन के साथ, अगर ह्यूमन स्किन की बात करें कनेक्शन में है तो उसको क्रोड करते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स ना। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो स्किन को डैमेज करती है वो ब्रोमीन होती है। आपका बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि वो कौन सी हैलोजन है जब वो स्किन के साथ अटैच होती है तो उससे जो जख्म बनता है वो बड़ी देर से हील करता है, दैट इज ब्रोमीन। सीरियस वाउंड्स कर देती है स्किन के ऊपर, जिसकी हीलिंग भी बड़ी स्लोली होती है। तो इन पॉइंट्स का लिखना इसलिए जरूरी है कि एंट्रेंस टेस्ट है, सारी चीजों का पता होना चाहिए इन जनरल ट्रेंड्स में। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो हैलोजेंस ग्रुप 7A में राइट साइड पे नोबल गैसेस से 1 स्टेप पीछे हैं तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। यू नो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? You better know the amount of energy required to remove an electron। यहाँ पे ये अपनी ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के बिल्कुल करीब हैं, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, they are going to fill that, तो they are not tending or they are not easy while losing their electron, so high amount of energy is required to lose their electron, तो ionization energy high होगी। इसी तरह electron affinity, amount of energy released or absorbed when one electron is added into the valence shell, that is electron affinity। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने जा रहे हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे इनको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा दे बिकम एक्स्ट्रा स्टेबल, और जब ये स्टेबल होंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और हम जानते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होती है। ये तमाम पॉइंट्स भी आप अपने सामने याद रखेंगे। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिट्ज लैंडर ने फॉर द फर्स्ट टाइम जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को डिस्कवर किया था तो उसने कहा था कि हाँ, हमारे पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एस्टैब्लिश हो जाती हैं अगर उनका साइज बड़ा हो। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने के चांसेस होंगे, और जैसे ही इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है वो दूसरे को इंड्यूस कर देता है।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, यू बेटर नो दैट इज द वैन डर वाल्स फोर्स, द थर्ड टाइप, जिसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। तो ये तमाम डाटा मैंने यहाँ पे इसलिए रिवाइज किया है कि आपकी इंफॉर्मेशन में शामिल हो जाए। यहाँ पे मैंने LDF लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात की है। वैन डर वाल फोर्सेस की वो टाइप जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करती है ड्यू टू द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, दे आर कॉल्ड द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये हैलोजेंस में हमारे सामने पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और बात करते हैं मजीद। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को ओवरव्यू किया। उसमें से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात है, अच्छा नॉर्मल ट्रेंड्स में से हम कॉमन ये फील करते हैं कि कोई भी फैक्टर फ्लोरीन में सबसे ज्यादा और टॉप टू बॉटम एक ट्रेंड में वो चेंज होता है, वेरी करता है, हमें पता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ एंट्रेंस टेस्ट का, वो पूछता है कि बताएं कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का कौन सा ट्रेंड सही है, कौन सा ट्रेंड गलत है। वो आपको दो दो एलिमेंट्स के दरमियान एरोहेड लगा के डिक्रीजिंग पावर या इंक्रीजिंग पावर बताएगा, पूछेगा। हम टेस्ट में भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब उसको मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास इस ट्रेंड को याद करना है आपने। यहाँ पे एनोमली है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की, बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की, और सेम ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में है। मैंने इन दोनों को कोरिलेट किया है। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज मैंने लिख दी हैं उसी पैटर्न में हर एलिमेंट के नीचे। गोया अगर मैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात करता हूं या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लोरीन में सबसे ज्यादा हैं, देन ब्रोमीन में, और फ्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन से कम है। हाँ, फ्लोरीन आयोडीन से ज्यादा है। मैंने वैल्यूज भी लिख दी हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। आप देखें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी 242 किलोजूल्स पर मोल, ब्रोमीन की 192 किलोजूल्स पर मोल, और फ्लोरीन की इससे कम 155 किलोजूल्स पर मोल, और आयोडीन की सबसे कम 151 किलो जूल्स पर मोल। मैंने होल नंबर में कर दिया, इनकी वैल्यूज पॉइंट्स में आपकी बुक में टेबल में भी बना हुआ है। बट द पर्पस वाज दिस कि आप फुली अंडरस्टैंड कर सके कि हमारे पास ये ट्रेंड है। अच्छा, ये ट्रेंड क्यों है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। भाई फ्लोरीन में वेरिएशन क्यों है, हम उसकी बात करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की वेरिएशन की रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और स्मॉलर साइज की वजह से उसके F2 के दो एटम्स बड़े करीब पड़े होते हैं। अच्छा, वो दो एटम्स जब करीब पड़े होते हैं तो क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा हो जाती है, और वो जो बॉन्ड है दो एटम्स फ्लोरीन के दरमियान, उसको तोड़ना आसान हो जाता है क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। तो ये ट्रेंड आपने अपने जहन में रखना है। ये ट्रेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का विद द वैल्यूज, मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज भी लिख दी। क्लोरीन की सबसे ज्यादा -349, माइनस मीन द एक्सोथर्मिक, फिर ब्रोमीन -325, फिर फ्लोरीन -322 और आयोडीन -295। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स which must be memorized when you are appearing in the entrance test। इसको याद रखिएगा, ट्रेंड्स में से क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, you will be in a better position to answer that। अब हम बात करते हैं पिक्यूलर नेचर ऑफ फ्लोरीन की। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ग्रुप्स पढ़े, हमने देखा कि हम जानते हैं कि ग्रुप में एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले जो तमाम एलिमेंट्स हैं उन्हीं का जो टॉप के एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज अपने ही ग्रुप के मेंबर से कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंट होती हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं बारहा बता चुका हूं, ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। ये वो दो फैक्टर्स हैं, ये जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, हाई चार्ज डेंसिटी को। इसकी वजह से वो जो टॉप का एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन हैलोजेंस में है, इसकी अपने ही ग्रुप के बाकी मेंबर से प्रॉपर्टीज फर्क हैं। अब देखें, वो मैंने पॉइंट आउट की हैं। मैंने कहा कि स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड हाई चार्ज डेंसिटी और हाई न्यूक्लियर चार्ज, कुछ भी कह लें, उस वजह से फ्लोरीन वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज शो करती है। मसलन वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज, जिसको आप अभी देख चुके हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया, सामने आपके सामने है इस तरह। अच्छा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, ओके। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और फ्लोरीन में डी सब शेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ्लोरीन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इसमें 2d तो नहीं होता ना, 2d ऑफ सबशेल तो नहीं पाया जाता, तो d सबशेल भी नहीं है, इसलिए यह सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
और फ्लोरीन सिर्फ -1 ओनली 1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सुने, जब प्लस माइनस हो ना बात, तो उसका मतलब है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई नहीं, तो ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकता और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ -1 होगी, जबकि बाकी जो हैलोजेंस हैं वो +-1 जैसे क्लोरीन की, +-3 अगर उनका इलेक्ट्रॉन जंप अप करता है डी सब शेल में, +-5 और +-7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जो ग्रुप नंबर होता है उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल +-7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मैक्सिमम +7, मिनिमम -7। ठीक हो गया, तो इन पॉइंट्स को भी जहन में रखिएगा। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। फ्लोराइड्स ऑफ द मेटल्स आर इनसॉल्युबल। हाँ, हमारे पास जो मेटल फ्लोराइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि हेलाइड्स में क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स वगैरह सॉल्युबल होते हैं। आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड को आप वाटर सॉल्युबल करते हैं, ब्रोमाइड्स को करते हैं, लेकिन फ्लोराइड्स में क्यों? अभी पढ़ा कि जब फ्लोरीन एटम किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसको स्ट्रेच कर देता है, बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है, लैटिस एनर्जी हाई हो जाती है, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये फैक्टर आपने याद रखना है। बाकियों की निस्बत फ्लोराइड का इनसॉल्युबल है, बाकी सॉल्युबल है। पिकुलर नेचर पढ़ें, ओनली फ्लोरीन कैन कंबाइन विद द नोबल गैसेस। द ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। हम जानते हैं नोबेल गैसेस, तो नोबल गैसेस वो रिएक्शन नहीं करती, उनका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा है, दे आर सेटिस्फाइड, वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती हैं। लेकिन फ्लोरीन वो वाहिद एलिमेंट है जो डायरेक्ट रिएक्शन करके नोबल गैसेस रिएक्शन कर सकता है, और इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ते भी हैं। जब नोबल गैसेस को आगे पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास जीनॉन रिएक्शन कर रही है, जीनॉन फ्लोराइड्स बन रहे हैं डायरेक्टली द डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, तो उसकी बात भी बाद में करेंगे। बहरहाल ये पॉइंट आपने याद रखना है, और कोई हैलोजन नोबल गैसेस से रिएक्शन नहीं कर सकती। पिकुलर पॉइंट आ गया। तो डू नॉट फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। हम ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे, हैलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स, जिसमें ऑक्सीजन HClO4, HBr4 एटसेट्रा, EClO3, EClO, जिसकी डिटेल में अभी पढ़ाऊंगा। लेकिन फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर द टाइम बिंग अगर आप किसी कंडीशन में बनाना भी चाहें तो वो बनते साथ ही अनस्टेबल हो जाता है, वो टूट जाता है। सो कॉमनली आपने याद रखना है कि फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड अनस्टेबल होता है, बनता ही नहीं है, जबकि बाकियों के जो ऑक्सी एसिड्स हैं दे आर एग्जिस्टिंग, जिसे हम पढ़ते भी हैं। दैट वाज समथिंग अबाउट द peculiar बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेनन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हम जानते हैं, ये एमसीक्यू बोलने लगा ऑनलाइन, कि हैलोजेंस की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दे हैव द हाई रिडक्शन पोटेंशियल, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, इनका अपने आप को रिड्यूस करने का पोटेंशियल हाई होता है। ओके, जब इनका अपने आप को रिड्यूस करने का पोटेंशियल हाई होता है तो इसका मतलब है ये दूसरे को ऑक्सीडाइज ज्यादा करेंगी, तो इनका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका मतलब है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है, क्योंकि दूसरे को ये ज्यादा पावरफुली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। अब हम चूंकि सारी हैलोजेंस पढ़ रहे हैं और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर रहे हैं, इसमें जब ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेंगे तो किसकी ज्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग पावर ज्यादा होगी। वो किसकी ज्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, जो मैंने अभी बोला, आपको बताया। सो इन चीजों को अगर आप जहन में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ट्रेंड चल रहा है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। और ये देखें, मैंने फैक्टर्स लिख दिए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर एंट्रेंस टेस्ट है, एमसीक्यूज में पूछेगा, पूछा जा सकता है, पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आप कहेंगे भाई एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज पे। असल फिनोमेनन हाइड्रेशन एनर्जी है। हाइड्रेशन एनर्जी हम जानते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। स्मॉलर साइज हो, हाई चार्ज हो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज स्मॉलर है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, और इस वजह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा है। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वेरी मच सिमिलर। आप लोगों के सामने इसलिए रिवाइज किए जा रहे हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके बाद मैंने लिखा द एंथैल्पी चेंज ऑफ द वेपोराइजेशन। यहाँ पे फैक्टर पे फोकस कीजिएगा, मैंने सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन लिखा, क्योंकि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन तो ऑलरेडी गैसेस हैं, तो वेपोराइज तो उसको करते हैं ना जो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। अब इनका वेपर प्रेशर भी बहुत हाई होता है, ब्रोमीन और आयोडीन का। एंट्रेंस टेस्ट में सवाल कर ले, क्यों? आयोडीन सॉलिड है जी, ब्रोमीन लिक्विड है, क्यों?
इनका वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा था, ये बड़ी जल्दी बॉयल कर जाते हैं, क्यों? इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जो मैंने अभी बताया था, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, दे आर द वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ठीक है। तो इस वजह से ये फिजिकल स्टेट तो लिक्विड है, फिजिकल स्टेट तो सॉलिड है, बट दे हैव वेरी लो वेपर प्रेशर, जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और वो चूंकि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, दैट्स व्हाई उनके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी डिस्कस करनी है तो इन दो एलिमेंट्स की ही करेंगे जो कि इस पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम जो डिस्कशन है बहुत मायने रखती है, इसमें एमसीक्यूज ही हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके हवाले से। नेक्स्ट आप देखें, मैंने एक लाइन लिखी है आप लोगों के लिए, फ्लोरीन कैन रिप्लेस ऑल अदर हैलोजेंस। अगर आपके पास, आपसे एंट्रेंस में सवाल पूछ सकता है कि अगर मैं रिएक्शन करवाऊं फ्लोरीन गैस का NaCl के साथ तो क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, NaCl कंपाउंड फ्लोरीन गैस। कैसे रिएक्शन होगा? फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, वो क्लोरीन को रिप्लेस करके NaF बना देगी और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब NaCl -1 था, जब वो फ्री हुआ तो 0 हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन होगी तो फ्लोरीन ने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कर दी। बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन ब्रोमीन को उसके साल्ट्स में से निकाल देगी, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। ये सवाल पूछे जाएंगे, ये मैं आपके सामने जो वर्ड्स बोल रहा हूं ये आपको समझाने के लिए है। अच्छा, अब रिवर्स में चलते हैं। मैं अगर कहूं कि I2 आयोडीन, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम है, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है हैलोजेंस में से, अगर आयोडीन का NaF के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या रिएक्शन होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन की इतनी पावर नहीं है कि वो फ्लोरीन को रिप्लेस कर सके, क्योंकि आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है फ्लोरीन की निस्बत, ठीक है। सो आप ट्रेंड फॉलो करें अगर इस ट्रेंड को, तो आप देखेंगे हर टॉप की हैलोजन अपने से नीचे वाली हैलोजन को रिप्लेस कर सकती है उसके सॉल्ट्स में से, ठीक है, लेकिन जो हैलोजन नीचे पाई जाती है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में, वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकती। सो दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, these all words are worth important and all the MCQs which I am narrating orally are very much important. अब मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं मैंने कंपाउंड्स की बात करना शुरू कर दी है कि अब हैलोजेंस हैं, जब हम ग्रुप पढ़े होते हैं, एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, उनकी एलिमेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उनकी नॉर्मलीज पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं, जनरल ट्रेंडिंग को रिवाइज करते हैं, अब उनके कंपाउंड्स भी तो होते हैं। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहले आपके सिलेबस में ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन की बात की गई है। हमारे पास आपकी बुक में डिटेल में लिखा गया है, मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के सामने लिखे हैं, जिनकी बेसिस पे एमसीक्यूज आते हैं। फ्लोरीन के ऑक्साइड्स में जो पॉपुलरली डिस्कस्ड ऑक्साइड आपके पास है दैट ट्राईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। आप जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब भी ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड कोई भी कंपाउंड का अगर देख लें तो उसमें ऑक्सीजन हमारे पास जो फार्मूला जब आप लिखते हैं तो राइट साइड पे होती है, क्योंकि नेगेटिव होती है ना। लेकिन फ्लोरीन के केस में चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन उससे पहले नेगेटिव साइड पे लिखा जाएगा। बहरहाल ट्राईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है ये। अगर हम ऑक्सीजन गैस और फ्लोरीन गैस को गैसियस फॉर्म में है ना, एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में करंट की सप्लाई करें तो ये बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखें, एमसीक्यूज हैं इसलिए मैंने हाईलाइट किया, आपने याद रखना है। ये जो ट्राईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है 350 डिग्री सेल्सियस पर रेडिश ब्राउन सॉलिड होता है और 363 डिग्री सेल्सियस पर ये डार्क रेड विस्कस लिक्विड होता है। रिएक्टिव कंपाउंड है, इसके डिफरेंट रिएक्शंस हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, बट दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट मेमोराइज। उसके बाद हम ऑक्साइड्स ऑफ द क्लोरीन की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स तो है, टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, लेकिन ClO2 डिस्कस किया गया, क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब ये क्लोरीन डाइऑक्साइड के हवाले से हम प्रॉपर्टीज को रिवाइज करते हैं। इसको रिवाइज इसलिए करते हैं कि वो तमाम अहम पॉइंट्स इसमें से हम हाईलाइट कर दें जो MCQs में पूछे जा सकते हैं। ClO2 पोटाशियम क्लोरेट ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करता है हमारे पास, और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप देख रहे हैं हमारे पास क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, सामने कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब क्लोरीन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज देखें, ये पेल येलो गैस है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है। डीकंपोज स्लोली, अगर इसको एक्सपोज कर दें तो डीकंपोज हो जाती है, डीकंपोज होकर क्या बनाती है? HCl एंड HClO3 मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करती है ना, पहले टूटती है फिर अपने में HClO3 हमारे पास क्लोरिक एसिड भी बना सकती है। तो एमसीक्यूज हैं, इसको याद रखना है, मैंने हाईलाइट कर दी है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग,
एंट्रेंस में सवाल किया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो आप ClO2 को आंसर करेंगे। आपको तो पता है ना पैरामैग्नेटिक क्या होता है, एनी मॉलिक्यूल विच इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो ClO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हम जब बुक 2 पढ़ते हैं तो हम जब इंडस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, आपको याद होगा उसमें हमने हाईलाइट किया था, हमने कहा था कि हमारे पास ब्लीचिंग एक्शन के लिए ClO2 को या NaClO को यूज किया जाता है, तो ये वही ClO2 है जो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, जो कि अनस्टेबल गैस है, जो डीकंपोज हो जाती है और जो ऑक्सैलिक एसिड और एसिडिक मीडिया में पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बनाई जाती है। सो दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई जस्ट रोट फॉर यू पीपल with the instruction that you will definitely read it from the book and memorize so that you can answer that. आगे हम इसका दूसरा इंपॉर्टेंट Cl2O7 क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, इसकी बात करते हैं। इसकी प्रिपरेशन देखें, वेरी सिंपल है। जो हमारे पास पर क्लोरिक एसिड है उसका जब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो इसका वाटर मॉलिक्यूल रेज करके Cl2O7 बनाता है। यहाँ पे एंट्रेंस का एक मशहूर MCQ है जो कि FSC में भी आपने बड़ा प्रैक्टिस किया हुआ है कि Cl2O7, जिसको मैंने कहा कि पर क्लोरिक एसिड से डिहाइड्रेशन करके हासिल किया जाता है, which one of the following is the anhydride of the perchloric acid, तो आप कहेंगे Cl2O7। इसी को रिवर्स में लेके आते हैं MCQ को, अगर आप फोकस करें तो Cl2O7 is the anhydride of chloric acid, hypochlorous acid, chlorous acid या पर क्लोरिक एसिड, तो आप आंसर करेंगे पर क्लोरिक एसिड। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन से पूछा जा सकता है और ये बहुत एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपने ये भी याद रखना है क्योंकि इसमें जब HClO4 की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूंगा ना तब आपको इस बात का पता चलेगा। ये ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ब्रोमीन के ऑक्साइड की भी बात कर लेते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जब ब्रोमीन वेपर्स के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाते हैं, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड के साथ हमारे पास ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बनता है। ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड एक ही ऑक्साइड आपकी बुक में डिस्कस किया गया है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो कहता है कि ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि MCQ में पूछा जाता है, इट्स डार्क वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, स्टेबल होता है लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए, इसे नॉन पोलर CCl4 सॉल्वेंट में कोल्ड कंडीशन -20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ठीक है, और डार्क में रखा जाता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने हाईलाइट की है ब्रोमीन मोनोऑक्साइड के वाले से। हम कंपाउंड्स पढ़े हैं हैलोजेंस के जिसमें ऑक्साइड्स हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ आयोडीन, आयोडीन के ऑक्साइड्स में मैंने I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड बनाया है, लिखा है, बात की है। माय स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिए, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये आयोडिक एसिड को जब डिहाइड्रेट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे कंडीशन लिख दी 240 डिग्री सेल्सियस, तो I2O5 बनता है। I2O5 का द बेस्ट यूज इज द एस्टिमेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कहां पे कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, कितनी परसेंटेज, कितनी अमाउंट है, वी कैन चेक, वी कैन एस्टिमेट विद द हेल्प ऑफ आयोडीन पेंटाऑक्साइड I2O5। कैसे, अब देखें, मैंने रिएक्शन लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल I2O5 से रिएक्शन करता है। अब 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करता है I2O5 के साथ, और I2O5 हर एक मोल को एक एक ऑक्सीजन देके 5 कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और साथ में आयोडीन फ्री हो जाती है। हमारे पास जितनी अमाउंट ऑफ, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2O5 यूज होंगे उससे मल्टीप्लाइड बाय 5 नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे। तो हम इस तरह एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हम चूंकि ऑक्साइड्स की बात करें, रिएक्शंस की बात करें, तो आपकी बुक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा गया है। चूंकि ये एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें से चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है। वो बात करता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस? माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सुन लें, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक ही एलिमेंट एक ही रिएक्टिंग स्टेप में ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। एक एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब प्रोडक्ट्स बने तो उसमें इंक्रीज भी करें और दूसरी में डिक्रीज भी कर जाए। एक ही स्टेप में उसी एक एलिमेंट की जब ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मिसाल दी है मैंने, आप देख सकते हैं जब हम रिएक्शन करते हैं बेस के साथ क्लोरीन गैस का एक्वस मीडियम में। अच्छा, इसमें 2 कंडीशंस हैं। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आपकी बुक में, जिसे मैंने लिखा, और इसको अगर गर्म करें 70 डिग्री सेल्सियस पर तो भी यही रिएक्शन होता है। फर्क सिर्फ एक प्रोडक्ट का होता है। जो मैंने रिएक्शन लिखा है 15 डिग्री सेल्सियस कोल्ड कंडीशन में क्लोरीन का बेस के साथ कास्टिक सोडा एक्वस, क्लोरीन एक्वस मीडियम में पास ऑन की जाती है 15 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप देखते हैं आपके पास जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उसमें NaCl है और साथ में NaClO और साथ में वाटर मॉलिक्यूल है। हमारे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो NaCl यहाँ पे क्लोरीन फ्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी। जब NaCl हुआ तो क्लोरीन -1 है और NaClO में क्लोरीन +1 है।
0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। एक ही स्टेप में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। और अगर मैं इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे करूंगा, इट्स वेरी सिंपल इन योर बुक, तो NaClO 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट वही है कि सेल्फ मतलब एक क्लोरीन अपनी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करती है एक ही स्टेप में। दिस इज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। सवाल पूछे जा सकते हैं, टेम्परेचर कंडीशंस पूछी जा सकती हैं, प्रोडक्ट्स पूछी जा सकती हैं, रिएक्टेंट्स पूछा जा सकता है, एवरीथिंग कुड बी आस्क्ड, which is very simple and I am going to discuss all the data so that आप इसको एनालाइज कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने कंपाउंड्स ऑफ द हैलोजेंस की बात की थी। अब मेरे पास कंपाउंड्स कौन से हैलोजेंस के, अभी मैं हाइड्राइड्स की बात करता हूं, यानी हैलोजेंस हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड्स बनाएं। हम बड़े पॉपुलर कंपाउंड्स को जानते हैं, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, जिसे हम हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कहते हैं। अब फ्लोरीन चूंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन के साथ विगरस रिएक्शन करेगा, HF बन जाएगा। ओके, क्लोरीन के साथ अब टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी स्लो हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हैलोजेंस की कम हो रही है, तो क्लोरीन के साथ कंपैरेटिवली रिएक्शन तो करेगा लेकिन स्लो करेगा। जबकि ब्रोमीन और आयोडीन के लिए जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, सुन लें, तो आपको फिर कंडीशंस देनी पड़ती हैं और HI के साथ रिएक्शन तो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये तमाम पॉइंट्स भी याद रखने, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। अब मेरे पास लेट्स सपोज बन गए, आपके सामने मैंने लिखा है HI, HBr, HCl, HF। मैंने इस लिमिटेड टाइम में तमाम डाटा को इनक्लोज करने की कोशिश की है। आप देखें, मैंने यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर लिखी है। व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होता है जो जितने ज्यादा प्रोटॉन्स दे, H पॉजिटिव आयंस दे। ओके, अब मुझे ये बताएं कि HF, HCl, HBr, HI, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? ऑफ कोर्स HF का। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा है, उसने टाइटली बाउंड किया हुआ है। ठीक है, अब किससे हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज किया जाएगा? जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। HI का बॉन्ड वीकर है, वो जल्दी टूटेगा, और HI H पॉजिटिव आयन को ज्यादा जल्दी रिलीज करेगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? HI। क्लियर है? उसके बाद HBr, देन HCl एंड देन HF। आप देख सकते हैं। अच्छा, मैंने फिजिकल स्टेट्स भी लिख दी हैं। हमारे पास सिर्फ HF है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसका 19.5 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, बाकियों के माइनस में होते हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है। हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर दी, रिड्यूसिंग पावर भी मैंने साथ में लिख दिया। रिड्यूसिंग पावर भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अच्छा, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब कौन ज्यादा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है? सेम कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, HI। तो जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोटॉन दे रहा है, वही ज्यादा हाइड्रोजन को जल्दी डिलीवर करेगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। सो ये पॉइंट भी आपने ट्रेंड में याद रखना है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर के सिनेरियो में पूछूं, तो आपका जवाब सर रिवर्स हो जाएगा। पर जिसकी रिड्यूसिंग पावर जितनी ज्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी कम होगी, तो प्रायोरिटी ऑर्डर उलट जाएगा। स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को करने का मकसद ये है कि आपको इन चीजों का पता हो। इसके अलावा आप HF की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानते हैं कि HF हेक्सामर फॉर्म में पाया जाता है। HF में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, 19.5 डिग्री सेल्सियस है। एक और बात, हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के हवाले से हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ HF में पाया जाता है, और किसी HCl, HBr, HI में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। तो आपने इन तमाम ट्रेंड्स को भी अपने जहन में रखना है। दैट वाज द डिस्कशन अबाउट द हाइड्रोजन हैलाइड्स। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह कोई भी पूछ ले, आप एंट्रेंस टेस्ट में इसका आंसर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आप कहेंगे HI ऑप्शंस में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं विच वन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल व्हिच हैज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, आई रिपीट ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो आप कहेंगे कि भाई जिसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा? HI की। तो HF की कंपैरेटिवली ऑक्सीडाइजिंग पावर उससे ज्यादा होगी। तो आप इस सवाल को इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर वर्थ इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस की। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अभी आप इस सिलसिले में स्लाइड्स देखेंगे जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और मैं बताऊंगा कि हमारे पास ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, और फिर बाकी इन बातों को भी डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप व्हाइट बोर्ड पे एक स्लाइड देख सकते हैं। ऑक्सी एसिड्स के हवाले से एक टेबल मैंने आपके सामने बताया है, और उसमें मैंने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स का तस्करा किया है। अगर आप देखें
तो उसमें पहले बोर्ड में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स लिखे हैं। मैं बता चुका हूँ कि फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता। सो क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स में पहले में आप देख रहे हैं पहली बार में एक ऑक्सीजन है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो AClO इस तरह AClO2, AClO3, AClO4 आप टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एटम बढ़ता जा रहा है, सेंट्रल एटम जो भी हैलोजन के, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, चाहे क्लोरीन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं फॉर योर मेमोरी। HClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ब्रोमीन की, आयोडीन की +1 है, ठीक है। उसके बाद AClO2 में, और यहाँ पे इस टेबल में आप ये भी देख सकते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन का HbRO2 और HiO2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट टेबल है, दैट्स वाई आप लोगों के सामने प्लेस किया। उसके बाद AClO3 में +5 हो जाती है एंड देन +7 हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को याद रखा। अब इनके नामों के हवाले से अब सिंपल बातें हैं वो साथ साथ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तो एक ऑक्सीजन एटम है तो आप टेबल में देख सकते हैं, उसको हम हाइपोहेलस एसिड बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। अगर 2 हैं तो खाली हेलस एसिड बोलेंगे, अगर 3 है तो हेलिक एसिड बोलेंगे, जैसे क्लोरिक एसिड वगैरह, या ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। और अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है सेंट्रल हैलोजन एटम की, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो उसको हम पर क्लोरिक एसिड बोलेंगे। याद रखिएगा, पूरी केमिस्ट्री में हर वो कंपाउंड जिसमें किसी एक सेंट्रल यूनिट के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो उसके साथ वर्ड पर आ जाता है। पर मैंगनेट KMnO4 याद आ गया ना, पर क्लोरिक एसिड +7, पर ब्रोमिक एसिड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये MCQs में पूछे जाएंगे। ये टेबल मैंने आपसे शेयर किया। और इनके सॉल्ट्स का नाम देखें तो टेबल में सॉल्ट्स का नाम भी लिख दिया। मैं कहता हूं NClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। NClO2 सोडियम क्लोराइट, ठीक है ना। अगर ClO आए और सॉल्ट बने तो हाइपोआइट, अगर खाली ClO2 हो, सोडियम हो, तो आइट आएगा, हाइपो नहीं आएगा। इस तरह क्लोरेट एंड पर क्लोरेट। तो ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप डेफिनेटली जानते हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज करना ज़रूरी है। आपसे इंफॉर्मेशन की शेयर। और इसी में अब आप स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने पर क्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इस वक्त ऑक्सी एसिड्स में। माय डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, ऑक्सी एसिड्स में वो ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं। ठीक होगी बात। AClO4 AClO3 से स्ट्रॉन्ग है, AClO3 AClO2 से स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, अगर तो मैं कहता हूं HClO4, HbRO4, HiO4, अब इनमें ऑक्सीजन एटम तो बराबर है। अब कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो भाई जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाया जाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, भले ऑक्सीजन एटम सेम है। हमने पहले देखना है कि ऑक्सीजन एटम किसमें ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर देखना है अगर ऑक्सीजन एटम बराबर है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एंट्रेंस टेस्ट में। सो ये आपके सामने एक्सप्लेन किया जाता है, तो इस ट्रेंड को रखिएगा। उसने कहा पर क्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ द पोटेशियम परक्लोरेट, ठीक है, विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिपरेशन की बात कर दी उसने, हमें पता है। परक्लोरिक एसिड इज अ हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाइग्रोस्कोपिक पता है ना क्या होते हैं? वो तमाम सॉलिड्स जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन सॉलिड ही रहते हैं। डिलिक्विसेंट्स जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन बना देते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड है। उसके बाद बात करते हैं फ्रीजेस एट -112 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। डिकम्पोज हो जाता है 90 डिग्री सेल्सियस पे, इंपॉर्टेंट है। इट वर्क्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेल। यहाँ पे भी जब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड पे तो आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऑक्सी एसिड्स के अलावा जब मिनरल एसिड्स की बात की थी तो मैंने कहा था HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी मैंने दोबारा बात की जब ऑक्सी एसिड्स की तो मैंने कहा कि ऑक्सी एसिड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है। सो HI खाली ऑक्सी एसिड था, उसके पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद था, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी नॉर्मल मिनरल एसिड में। लेकिन ऑक्सी एसिड्स में वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है हैलोजन एटम की, तो ये भी याद रखिएगा। तो रिलेटेड चीजें हैं। और इट इज स्टोर्ड इन द 67% सोल्यूशन होता है इसका, 76% लिखा है यहाँ पे। अच्छा, तो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज। अब हम व्हाइट बोर्ड पे भी कुछ बात कर लेते हैं, देखें।
ये जो मैंने ट्रेंड्स लिखा, ऑक्सी एसिड्स का नाम मैंने आपको बता दिया, उनके फार्मूलाए बता दिए, कौन कौन एग्जिस्ट करता है, को बन सकता है, वो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी टेबल में। अब वही जो कॉन्सेप्ट मैंने दरमियान में जो मैच किया था, एक्सप्लेन किया था कि कौन सा ऑक्सी एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो भाई जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। और दूसरा जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो मैंने यहाँ पे आपके सामने दोबारा एलैबोरेट कर दिया है कि अगर ऑक्सीजन एटम सेम हो तो फिर कौन सा ऑक्सी एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाया जाए। सो दैट वाज द केमिस्ट्री एंड स्टोरी अबाउट द ऑक्सी एसिड्स। इनके रिएक्शंस को भी याद रखिएगा। ऑफ कोर्स इनकी डीकम्पोजिशंस वगैरह आपकी बुक में लिखी हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे जो एंट्रेंस के वाले से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। यू नो व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? CaOCl, इसको CaOCl2 भी कहते हैं। हमारे पास दो मेथड से बनाया जाता है, मैंने एक स्लाइड शेयर की है ताकि सारी रिवीजन हो जाए। आप स्लाइड देख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के हवाले से प्रॉपर्टीज इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द स्लेग द लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन। हमारे पास जो है काउंटर करंट प्रिंसिपल CCP, उसके जरिए बनाया जाता है। दो मेथड, हैजन-क्लेवर मेथड, डकमैन्स मेथड, सारी स्लाइड में आप डिटेल देख सकते हैं। दोनों मेथड्स में हमारे पास जो है CaOH होल ट्वाइस, वो ऊपर से नीचे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा होता है, और नीचे क्लोरीन गैस को फ्रंट लाइन कोलिजन करवाया जाता है। काउंटर करंट प्रिंसिपल होता है, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, रिएक्शन कर जाती है, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर के हवाले से चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। प्रिपरेशन इक्वेशन भी आपके सामने है, और उसने साथ में आपके सामने मेथड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्लीचिंग एक्शन असल करता क्या है? हाइपोक्लोराइट आइन, OCl नेगेटिव आइन, ये वो आइन है जो कि ब्लीचिंग रिएक्शन में काम करता है। जब पानी में डिसॉल्व करते हैं ब्लीचिंग पाउडर डिसोसिएट होता है Ca+2 आइन में, Cl नेगेटिव आइन में क्लोराइड में, और OCl नेगेटिव आइन में। ये जो OCl नेगेटिव आइन है ये असल रिएक्टिंग मटेरियल है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन जाके ब्लीचिंग एक्शन करती है, चाहे वो बैक्टीरिया को किल करना हो, चाहे वो डीकलोराइज करना हो, चाहे किसी भी रीजन से रिएक्शन करना हो, नेसेंट ऑक्सीजन जो कि OCl नेगेटिव आयन से बनाई जाती है वो जाके रिएक्शन करती है। याद रखें कि ब्लीचिंग एक्शन इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं उसने लिबरेट करके। अच्छा, इसमें 35 to 40% क्लोरीन पाई जाती है जो ट्रैप होती है ब्लीचिंग पाउडर में, जिसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। और ये अवेलेबल क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करती है और फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाती है। ये अवेलेबल क्लोरीन H2O के साथ रिएक्शन करके HCl एंड HOCl बनाती है, वो HOCl जाके ब्लीचिंग एक्शन करता है। सो वेरी सिंपल केमिस्ट्री आपके सामने स्लाइड में मौजूद है, और इसके अलावा यूजेस भी उसके लिखे हुए हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म, स्टीरिलाइजेशन ऑफ द वाटर, आप देखते हैं पूल्स वगैरह में या ड्रिंकिंग वाटर में। वैसे इंटरनेशनली ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को डालना आजकल मना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले एक लेक्चर में कि इससे रेक्टल कैंसर होता है। तमाम बातों को जहन में रखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ द अनश्रिंकेबल वूल, दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड MCQ के विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द अनश्रिंकेबल वूल, तो आप करेंगे Cl2 क्लोरीन, ठीक है, ड्यू टू द ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा एक पॉइंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की डिस्क्रिप्शन के बाद, जो कि हमने स्लाइड में देखा, कमर्शियल यूजेस ऑफ द हैलोजेंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे MCQs को एलैबोरेट करती है। तो कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस की अगर बात करें तो आपके सामने एक टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल को मैं नोटेट करता हूँ, वो जो पूरी थ्योरी है इस लिमिटेड टाइम में रिवाइज कर देता हूँ, जिसको आपने याद करना है। उसने फील्ड ऑफ यूजेस बताई हैं उसकी सबसे पहले जार में। तो केमिकल यूज़, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आप देख सकते हैं आपके सामने। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्रीऑन गैसेस बनती हैं जिसको हम रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन बनाया जाता है जो कि बड़ी वैल्यूएबल प्लास्टिक है, जो कि सब हमने पढ़ी हुई है। तो इसके अलावा आप देखते हैं कि क्लोरीन में ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है जिसको अभी पढ़ा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक इनर्ट सॉल्वेंट बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है जो कि हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त रिएजेंट है, एक बड़ा पोलर सॉल्वेंट भी है। तो ये तमाम कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। ब्रोमीन में उसने कहा हमारे पास इथाइलिन ब्रोमाइड बनाया जाता है जिसको हम फ्यूल में यूज़ करते हैं टू अवॉइड नॉकिंग एज वेल एज टू रिमूव द fears of the lead। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं कि want to die bromoethane is used in the hydrocarbon fuels। तो ये सारी उसकी वैल्यू बता रहा है, वो बताया भी है, मैंने टेबल में हाईलाइट भी कर दिया, आप गौर से पढ़ें। उसके बाद आयोडीन, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, आयोडाइज्ड सॉल्ट है, मेडिसिन इंडस्ट्री, आयोडेक्स वगैरह, वो जो तमाम यूज़ हैं उनकी केमिस्ट्री बता रहा है। इंडस्ट्रियल यूज़ का जार अलहदा कर दिया, इसी देख सकते हैं आप कि ये क्रोजन प्रूफ पार्ट्स बनाने के काम आता है। जो टेफ्लॉन है उसका यूज़ भी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रीऑन्स का यूज़ रेफ्रिजरेशन में काम आता है, वगैरह वगैरह।
और इस तरह आपकी बुक में बहुत से यूजेस लिखे हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज इन द टेक्सटाइल एंड द पेपर इंडस्ट्री, वो मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास टू रिमूव द लिग्निन विच इज़ एन एरोमेटिक बाइंडर फ्रॉम द पेपर पल्प। तो ये तमाम चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। सिल्वर ब्रोमाइड हम जानते हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म में यूज़ होता था, वो उसी से बनती थी सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये तमाम यूजेस हैं। इसी तरह हमारे पास मेडिसिन इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आयोडेक्स की बात की, इस तरह सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट वगैरह की बात की, जो कि आप लोगों के सामने आते हैं। तो दिस टेबल इज़ अ वैल्यूएबल टेबल विच इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट मेडिसिनल यूज़। अलहदा कर दिया फ्लोरीन का हेलोथेन जो कि एनेस्थीसिया है, हम पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो सारी बातें हैं इस टेबल में जो कि यूजेस ऑफ हैलोजेंस के एक्सप्लेन करती हैं। अभी हमने हैलोजेंस को पढ़ा। आज के इस चैप्टर में हैलोजेंस बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, उसकी प्रिपरेशन, उसकी रिएक्टिविटी, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके ट्रेंड्स, उनके कंपाउंड्स के आगे ट्रेंड्स, उनकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर्स, उनके रिएक्शंस और एंड में उनके यूजेस वगैरह भी पढ़े हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, जहाँ पे हम बात करेंगे नोबेल गैसेस के बारे में, जो कि इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस हमारे पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप पाया जाता है, ग्रुप 8A, उसके पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर इन द गैशियस फॉर्म। अभी वो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात बाद में करेंगे। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। हीलियम में डुप्लेट पूरा होता है और बाकियों के ऑक्टेट्स पूरे होते हैं। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NS2 NP6 होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं आप लोगों के लिए, जो एंट्रेंस टेस्ट में बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, जिनकी बेसिस पे MCQs बनाए जाएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो वॉच दिस। फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारे पास पहली बात ये कि ग्रुप 8A के मेंबर जिनको नोबल गैसेस कहते हैं, उनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनको एरोजेंस भी कहते हैं, एयर फॉर्मिंग भी। ठीक है, तो ये इनके नाम हो गए। अब इनका जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम में तो S2 होता है, 1s2, बाकियों की NS2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीट वैलेंस शेल होता है। दे एग्जिस्ट एज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वी नो द डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, any entity which can exist independently, that is molecule। अब इनके चूंकि वैलेंस शेल पूरे हैं और ये किसी के साथ बाइंड नहीं होती यूजुअली, आमतौर पे, तो लिहाजा ये एक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो दे आर द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नोबल गैसेस। जनरल डिस्क्रिप्शन, कुछ इनकी अकरेंस की बात करें, हमारे पास ये सारा इंफॉर्मेटिव डाटा एंट्रेंस टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। मेमोरी बेस्ड है, सिंपल है, आप लोग जानते हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन नो दैट। अब देखें, ऑल द नोबल गैसेज आर लेस देन 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल ऐसा है। हम अगर अपनी एटमॉस्फेयर की बात करें जिसमें हम रहते हैं, तो हम जानते हैं कि 0.9% आर्गोन है, बाकी ट्रेसेस में पाई जाती हैं। तो लेस देन 1% तमाम नोबल गैसेज जो हैं वो पाई जाती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। अब हीलियम इज द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स की अगर बात करें तो फादर ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट हीलियम पाया जाता है। अल्फा डिके है ना, रेडिएशंस हैं, अल्फा पार्टिकल्स, वी नो दे आर नथिंग बट द हीलियम आइंस। तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स MCQ में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिर जहां तक नियॉन की अकरेंस की बात है, तो नियॉन हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जिसको हम गैस लिक्विफिकेशन मेथड से अलहदा करते हैं। तमाम नोबल गैसेस को गैस लिक्विफिकेशन मेथड से अलहदा करते हैं सिवाय हीलियम के। ठीक है, हीलियम के अलावा तमाम नोबल गैसेस को हम अलहदा कर सकते हैं बाय द गैस लिक्विफिकेशन मेथड। ये 1/65,000 पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है नियॉन। तो MCQ है, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। वैसे आप जानते हैं कि नियॉन रेफ्रिजरेशन पावर भी बहुत ज़्यादा रखता है, 40 टाइम्स इसकी होती है रेफ्रिजरेशन पावर। तो ये भी एक MCQ आपसे पूछा जा सकता है। नोबल गैसेस के यूजेस में इसकी बात करेंगे। फिर हमारे पास आर्गॉन की अकरेंस है। आर्गॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रैमसे। नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाली आर्गॉन है। इसके अलावा हम जानते हैं एटमॉस्फेयर की जो परसेंटेज कंपोजिशन है, दैट इज 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.9% आर्गॉन है। आर्गॉन इज द थर्ड लार्जेस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, दैट इज 0.03%। यू बेटर नो दैट। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, क्रिप्टॉन ऑकर्स इन ट्रेसेस, बिल्कुल बहुत लिमिटेड अमाउंट में पाई जाती है। बहरहाल इसको भी आइसोलेट किया जाता है और इससे हम साइन बोर्ड्स और हमारा डिस्प्ले उसकी बात करेंगे, वो बहुत यूज़ किए जाते हैं।
जीनॉन बैक्टीरियसिडे लैम्प्स में पाई जाती है, ये भी इसका यूज़ हम बाद में पढ़ेंगे। जीनॉन जो है ये 0.08 पार्ट्स पर मिलियन, ये 10 लाख एयर के किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स में से 0.08 पार्ट्स पर मिलियन पाई जाती है, यानी इतनी कम पाई जाती है। तो ये भी एक एमसीक्यू है, आप लोग याद करेंगे। और रेडॉन हम जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये प्रोड्यूस किस तरह होता है, रेडियम रेडियो एक्टिव के डिके से। जब उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो आपके पास रेडॉन 222 बच जाता है। ये आपके सामने इक्वेशन लिख दी है, इट्स वेरी सिंपल। अब हम मजीद नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और इसके हवाले से बात करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ बात करते हैं नोबल गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। पहली बात तो ये कि सारी कलरलेस और ऑर्डरलेस होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, स्टेबल होती हैं, इनके वैलेंस शेल पूरे हैं, ये रिएक्शन नहीं कर रही होती, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स और सॉल्युबिलिटी, इन तीनों को मैंने लिंक किया है किसी वजह से। हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनते हैं और वो इंड्यूस करते हैं दूसरे डायपोल्स को। सादा लफ्जों में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पोलराइजेशन बढ़ती है, उस वजह से दो यूनिट्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। तो फिर हमारे पास उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी बढ़ जाती है। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिंक कर दिया कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। फिर ऑल नोबल गैसेज, द कलरलेस एंड द ऑर्डरलेस गैसेज। फिर कुछ जनरल बात कर दी कि जो नियॉन है, ये हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज में और यूजेस में भी इसको पढ़ते हैं कि नियॉन हमारे पास अगर एक्साइट होकर डी एक्साइट होती है तो रेडिश लाइंस को इमिट करती है। नियॉन साइन बोर्ड जिसकी वजह से बड़े कलरफुल डिस्प्ले किया जाता है, उसमें नियॉन का बड़ा यूज़ है। और क्रिप्टॉन के हवाले से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, दैट ग्लोज ब्रिलियंट ग्रीन एंड ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव थी जो कि आपके सामने रखेगी। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करती, बट हम अभी लास्ट रूम में पढ़ के आए हैं कि फ्लोरीन कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद द ज़ीनॉन, नोबल गैसेस में से रिएक्शन करेंगी। ओके, अगर रिएक्शन होगा तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी, +2 से लेके +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीनॉन शो करती है। हमारे पास हमारे बुक में सिलेबस में ज़ीनॉन की बात की गई है, मैं भी उसी की बात करूंगा। अभी आप लोगों को मैं कुछ स्लाइड्स डिस्प्ले करूंगा और मैं तमाम डाटा जो कि इसके रिएक्शन से एसोसिएटेड है नोबल गैसेस में आपके सिलेबस में है, उसको कंपाइल करके टेबुलर फॉर्म में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लेक्चर में बहुत यूजफुल है। सो अभी हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन की। आप एक स्लाइड देखें जो इस वक्त सामने है आपके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त एक स्लाइड आपके सामने है कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन की, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस करवाया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ये वर्थवाइल टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप इनको याद करेंगे, नोटिफाई करेंगे और बहुत हेल्पफुल होगी एमसीक्यूज की आंसरिंग में। तो आप देखें, पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आइसोलेट कर दिया। ज़ीनॉन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होती है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में। फ्लोरीन कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद द ज़ीनॉन। अच्छा, फिर उसके बाद फिजिकल स्टेट्स में भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे कि SeF2 का क्या फिजिकल स्टेट है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, क्या है, तो वो भी मैंने लिख दी है आपके यूज़ के लिए, आप देख सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे जो टेबल आपके सामने है वो बता रहा है कि कंपाउंड XeF2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीनॉन की इस कंपाउंड में +2 है और ये एक कलरलेस क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर वो बात करता है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड XeOF2, इन दोनों कंपाउंड्स में ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। सो आपको पेज पलट के बातों को लिंक करने की ज़रूरत नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत करेक्ट और बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, कलरलेस सॉलिड हैं ये दोनों। उसके बाद ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सीहेक्साफ्लोराइड और ज़ीनॉन ऑक्साइड, अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो भी आपके सामने +6 है। एंड इफ वी मूव ऑन, दे आर द कलरलेस क्रिस्टल। अगर ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करें, फिजिकल स्टेट्स भी लिखी हैं, और एक ज़ीनॉन ऑक्सी हेक्साफ्लोराइड कलरलेस लिक्विड है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप याद करेंगे जो कि आपसे क्वेश्चन की जाएंगी, मैंने आसान फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। और इनमें +8 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में पाई जाती है, XeO4 में, ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड में पाई जाती है। और इसकी फिजिकल स्टेट आपने लिखी कि ये गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलर यूईटी के एक एमसीक्यू मैं यहाँ पे शेयर करूंगा इस इंफॉर्मेशन में। उसने इनमें से 2-3 कंपाउंड लिखे और कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ द नोबल गैस इज अ गैस।
तो फॉर एग्जांपल इस फिजिकल स्टेट में से उसने डिफरेंट ऑप्शंस दे दी, XeF2 कह दिया नहीं ये तो सॉलिड था, XeF6 कह दिया भाई ये भी सॉलिड था, XeOF6 कह दिया ये तो लिक्विड है, ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड इज अ गैस। तो ये टेबल किस तरह आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है आप देख सकते हैं। सो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अब हम बात करते हैं इसके कंपाउंड्स की। हमारे पास फ्लोराइड्स बनते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं और ऑक्साइड्स बनते हैं, जिसको हमने देख भी लिया। अब हम फ्लोराइड्स को लहदा से देखते हैं। ये टेबल रिप्रेजेंट किया गया जिसमें मैथड ऑफ फॉर्मेशन जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसको फॉर्म किया गया है और उसमें रिलेटेड जो MCQs हैं वो क्लियर हो रहे हैं इस टेबल में। आपके सामने स्लाइड है, देख सकते हैं फ्लोराइड्स। पहले मैंने लिखा जी प्रिपरेशन किसकी, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की। हमारे पास डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ज़ीन और फ्लोरीन हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, बन जाता है। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्रॉपर्टी भी सामने आ गई। उसके बाद अदर प्रॉपर्टीज, दिस इज स्टोर्ड इन द निकल वेसल। और हमारे पास क्योंकि रिएक्टिव होता है ना, इससे इसको रखा जाता है, माइल्ड है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, इसका यूज भी बता रहा हूँ साथ साथ। तो अगर आप वर्टिकल कॉलम में एक कंपाउंड के नीचे मूव करेंगे तो यू आर गेटिंग द बेस्ट एंड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एंट्रेंस टेस्ट। बिल्कुल इसी तरह एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन बता रहा है, फॉर्म्स ज़ीनॉन एंड HF। तो ये आपकी बुक में जो रिएक्शन लिखा हुआ है कि हमारे पास XeF2 का जब रिएक्शन करवाया जाता है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और साथ में ज़ीनॉन लिबरेट हो जाती है। हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, अमोनिया रिएक्शन नहीं कर सकती, मर्क्यूरी का रिएक्शन नहीं हो सकता। नाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस टेबल, हाईली इंफॉर्मेटिव, याद रखिएगा। अब अगले कंपाउंड की बात करते हैं, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। बिल्कुल हम जानते हैं कि रिएक्शन करता है, अगर 1:5 रेशियो से हम ज़ीनॉन और फ्लोरीन का लें कम्बिनेशन, उसको रिएक्ट करवाएं और फिर हमारे पास जाहिर बात है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन थोड़ी टफ कर दें ताकि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बना सकें जिसमें ज़्यादा फ्लोरीन शामिल हो, तो वो बन जाता है आपके साथ। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको भी निकल वेसल में स्टोर किया जाता है, ये भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इट फॉर्म ज़ीनॉन एंड HF हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके। इसके अलावा वो कहता है कि अमोनिया से भी रिएक्शन करता है। सो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड अमोनिया से रिएक्शन करता है। क्या रिएक्शन करता है ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड? हमें पता लगता है कि नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करता है, HF बनाता है, और ज़ीनॉन गैस नोबल गैस को लिबरेट कर देता है, फ्री कर देता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक्शन ऑफ द मर्क्यूरी होता है, ज़ीनॉन एंड मर्क्यूरिक फ्लोराइड बनता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप याद करेंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको मेमोराइज करेंगे। नेक्स्ट टेबल में चलते हैं, फ्लोराइड्स में से तीसरा फ्लोराइड ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड है, 3:20 रेशो से लिया जाता है। आप हाई प्रेशर देते हैं, 50 एटमॉस्फेयर का हाई टेम्परेचर करते हैं ताकि मजीद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन सकें। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने पहली बार में लिखी हैं, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमारे पास 3:20 रेशो, ये आप लोगों के पास इस कंपाउंड को बनाती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फिजिकल स्टेट भी बता दी, येलो इन कलर है व्हेन लिक्विड और गैस, जब ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में आए तो इसका कलर येलो होता है, अदरवाइज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हमारे पास हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है जी, वही प्रोडक्शन बता रहा है। हमारे पास ज़ीनॉन फ्री होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। कोई भी फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो ओनली प्रोडक्ट HF बनता है और साथ में ज़ीनॉन गैस लिबरेट होती है। यू कैन सी दैट। आगे आता है फॉर्म HF एंड ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, तो रिएक्शन करता है, बाकी अमोनिया से और मर्क्यूरी से ये भी रिएक्शन नहीं करता। तो दैट वाज अबाउट द फ्लोराइड्स। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम कुछ ऑक्सीफ्लोराइड और ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग स्लाइड देख रहे हैं, आपके सामने है ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, XeOF4, prepared by the xenon hexafluoride and quartz, यानी सिलिका के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, क्वार्ट्ज, यू नो द फ्रोजन सिलिका, अंडर कोल्ड सिलिका, मेल्ट होने के बाद जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आती है, दैट सिलिका SiO2, ठीक है, रिएक्शन बुक में लिखा हुआ है, उसको मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, फिजिकल स्टेट आ गई उसकी, क्या आपको पता होगा कि XeOF4 क्या है, लिक्विड है। Stored in nickel vessel gives XeO3 after the reaction with water, xenon trioxide की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन आएगा। तो वो मैंने बोल दिया कि जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो xenon ट्राईऑक्साइड बनाता है। सो अब ऑक्साइड्स के बार आपके सामने आ गया। ऑक्साइड्स दो हैं, XeO3, XeO4, इनकी बातें आपके सामने हैं। प्रिपरेशन कैसे, अभी बोला, इंटरेक्शन ऑफ द xenon हेक्साफ्लोराइड एंड वाटर, हमारे पास ट्राईऑक्साइड बनता है, जिसको मैंने अभी बोला। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। You can copy that data, you can answer that data, and you are feeling कि आप लोगों के लिए कितना आसान हो गया है। तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल एफर्ट फॉर यू पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर टेस्ट, इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे बात करते हैं, हमारे पास अगर हम XeO3 की बात करें तो स्टेट एंड अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है।
हमारे पास एक्सप्लोड्स करता है वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर, और इसके अलावा ये एक वीक एसिड है। एसिडिक इन नेचर होता है, वीक एसिड होता है, जनरेट करता है ना, आपको पता है हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है। आगे जीनोन हेक्सा जीनोन टेट्राऑक्साइड की बात है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बेरियम परजीनेट, आपकी बुक में रिएक्शन दिया गया, या सोडियम परजीनेट के साथ जो रिएक्शन, मैंने उसके फार्मूला लिख दिया, नाम बोल दिया है। तो बेरियम परजीनेट और सोडियम परजीनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास XeO4 बनता है, जिसके बारे में हम जा चुके हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और -35.9 डिग्री सेल्सियस तक ये उसके बिलो ऑपरेटिव होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्लेस की गई जो कि स्लाइड्स में है, टू हेल्प यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जीनोन फ्लोराइड्स, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस की गई। इसी तरह जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइड की बात की गई, जीनोन के ऑक्साइड्स की बात की गई। तो आपने ये तमाम डाटा स्पेसिफिकली जो मैंने आप लोगों के लिए टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया, इसको याद रखेंगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ द नोबल गैसेस। बहुत वाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, और इसमें से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। वंस अगेन दैट्स अ स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू, जिसको मैं बोल रहा हूँ, आप रिवाइज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो आप स्लाइड देख सकते हैं, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस इसको तो आपके सामने। हीलियम की बात करता है, वेदरिंग बलून्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ होती है, और वेल्डिंग में यूज़ होती है। तो वो जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में लिखी हुई है, उन तीनों को इकट्ठा कर दिया है, वन लाइनर में कर दिया। आप इसको याद करेंगे, इसके यूजेस को, और इससे रिलेटेड MCQ पूछेगा वो कि कौन हीलियम के यूज़ क्या हो सकते हैं, तो आप तीनों बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 80% हीलियम प्लस 20% ऑक्सीजन। आप जाते हैं डीप सी डाइवर्स जो यूज़ करते हैं अपने ऑक्सी सिलेंडर्स में, ठीक है ना। तो ये इसकी केमिस्ट्री आप पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, और ब्रीदिंग सिलेंडर्स में डेफिनेटली इसका यूज़ कर दिया है। हीलियम के बारे में कहता है कूलिंग इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, बेहतरीन यूज़। हीलियम हमारे पास एज अ कूलेंट यूज़ होता है, हीलियम नोबल गैस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, क्योंकि वहाँ पे अल्फा बीटा पार्टिकल्स की बात आती है। Alpha particles are nothing but the helium ions. They interact with this neutral helium gas, and overall they have a certain impact. जिसकी chemistry definitely I'm not going to explain. This is not in the part of your syllabus. As a coolant use होता है। नियॉन के बारे में मैंने बताया था कि नियॉन साइन बोर्ड्स में यूज़ होता है, टीवी ट्यूब्स में यूज़ होता है, हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स में यूज़ होता है। नियॉन और हीलियम का जो मिक्सर है हमारे पास लेज़र ग्लास बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद करनी है। इसके अलावा मैंने अभी एक और बात बताई थी कि नियॉन रेफ्रिजरेशन पावर में भी यूज़ होता है। इसकी रेफ्रिजरेशन पावर 40 टाइम्स ग्रेटर है ऑर्डिनरी से। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आर्गॉन की। आर्गॉन इंपॉर्टेंट है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बोली थी, उसको ज़हन में रखते हैं। उसका यूज़ आर्गॉन बल्ब्स में यूज़ होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ होता है, रेडियो ट्यूब्स में यूज़ होता है। एंट्रेंस टेस्ट का एक MCQ आया था, मैं इससे शेयर कर दूं कि आर्गॉन ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज़ नहीं होता। आपसे उसने पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट यूज्ड इन द ट्रैफिक सिग्नल्स, तो आर्गॉन ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज नहीं होता। बाकी हर जगह यूज हो रहा है। आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, हाई टेम्परेचर वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में बड़ी बड़ी शीट्स ऑफ द मेटल उनको जो वेल्ड करना हो, कनेक्ट करना हो, शिप इंडस्ट्री में, मेगा इंडस्ट्री में, आर्गॉन आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। फिनोमिनन है, बल्ब्स हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, और रेडियो ट्यूब्स में यूज़ होता है। क्रिप्टॉन फील्ड इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, हमने कहा था ये ज़बरदस्त ग्लोइंग लाइट जनरेट करता है, जो कि आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिखी भी हुई थी, मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी आप यूजेस पढ़ रहे हैं तो यूजेस में ये तमाम पॉइंट्स को जहन में रखिएगा जो कि आपको एक्सप्लेन करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs पूछे जा सकते हैं, मैं नरेट कर रहा हूँ कि किस तरह से ये MCQ बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम जीनोन की। बैक्टीरियसिडल लैंप्स में यूज़ होता है। द पॉपुलर यूज एक्साइट होकर जो डी एक्साइट करती है, इसकी ब्लू कलर की रेडिएशंस निकलती हैं दैट कैन किल द बैक्टीरिया। उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है, दे कैन डिस्टर्ब द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियसिडल लैंप्स, बैक्टीरिया को मारने वाले जो लैंप्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। अमूमन हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में इसकी लाइट का ग्लो किया जाता है। सो इट्स अ बेटर यूज़। और रेडॉन का जो यूज़ है यहाँ पे मिसप्रिंट टू रेडियम हुआ है, रेडॉन है, देख सकते हैं। रेडियो थेरेपी ऑफ द कैंसर हमारे पास अर्थक्वेक प्रिडिक्शन में यूज़ होता है। तो ये तमाम यूजेस थे जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इन तमाम चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, आपके सामने जस्टिफाई किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बट डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द लेक्चर अबाउट द चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने दो ग्रुप्स को, हैलोजेंस को, नोबल गैसेस को पढ़ा, इसकी डिटेल को पढ़ा। मैंने कोशिश की कि एंट्रेंस टेस्ट के टाइम पैटर्न और कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए
MCQs किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उनको ज़ुबानी बोला गया, उनको एक्सप्लेन किया गया, उनके लिए हेल्प की गई, टेबल बनाया गया और आपको रिटन फॉर्म में भी प्रेजेंट किए गए। सो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपने इस चैप्टर को जहन में रखते हुए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, आप इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी करेंगे और आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।